8. Easy, baby, easy. मेरे कानों के एंटीना ने घुंघरू की झनकार पकड़ ली थी। मेरा सारा रोमांटिक मूड हॉरर स्टोरी में कन्वर्ट हो गया। मैं उसके ऊपर से हटा। तुझे घुंघरू की आवाज नहीं आ रही? तेरी माँ आ गई है, लगता ऊपर ही आ रही है। मम्मी कैसे आ सकती है? गेट तो बंद किया था ना। मुझे क्या पता, कोई जादू मंत्र से खोल लेती होंगी। बेवकूफ आदमी, कुंडी अंदर से बंद थी। मुझे नहीं पता, जाके चेक कर। सुहानी बेचारी अपने मूड की श्रीलंका लगवा के गुस्से में उठी और कपड़े ठीक करती हुई नीचे गई। वो जितनी तेजी से नीचे गई थी उतनी स्पीड से वापस आई और मुझ पर चिल्लाने लगी। 1 लाख फट्टू मरे होंगे तब तू पैदा हुआ है मोटू। ऐसा क्या? मैंने काउंट नहीं किया। बकवास ना कर। वो कांजी वड़े वाला आया था। अपने मटके में उसने बड़े बड़े घुंघरू लगवाए हुए हैं, उसी का साउंड था। वो भी गली से। तुझे गली से आती छन छन की आवाज और मेरी मम्मी की पायलों की आवाज में कोई डिफरेंस नहीं पता चलता? यार मैं साउंड एक्सपर्ट नहीं हूँ। अच्छा गुस्सा मत कर, हाँ मेरे पास आजा मेरी सुहानी हवा। मुझे नहीं आना, दिमाग मत खराब कर, मुझे भूख लग रही है। अरे पहले कुछ करते हैं ना, फिर खाएंगे आराम से। मैंने सुहानी को गंदी सी आंख मारी। उसने सांड की तरह मुझे घूर कर देखा और घुमा के नीचे चली गई। अरे रुक तो सुहू, रुकना बेबी, बच्चे रुकना। वो ना रुकी। भाई साहब, लड़की एक बार रुक जाए तो फिर कहीं जाती नहीं, लेकिन एक बार अगर वो जाने लगे तो लाख सर पीट लो, वो नहीं रुकती। लड़कियों की डिटर्मिनेशन का फैन बनता जा रहा था मैं। अच्छा सुन, जो भी ला रही है खाने को वो 2 लाना, मैं भी चख लूंगा। सुहानी ग्राउंड फ्लोर से ही चिल्लाई। 2 जूते ला रही हूँ, एक तू खा लियो। उसके इस भद्दे से वॉयलेंट मजाक को इग्नोर करता मैं खिड़की पर आकर खड़ा हो गया। सबसे पहले मैंने चश्मा पहना तो मुझे नीचे एक कबाड़ी वाला दिखा। वो 2 घर दूर खड़ी आंटी के साथ पुराने न्यूज़पेपर के पैसों को लेकर बहस कर रहा था। मुझे उनकी आवाज तो नहीं आ रही थी, पर मैं इतना श्योर था कि ये लोग 2-3 रुपए को लेकर देश की जीडीपी बना रहे होंगे। कबाड़ी वाले की पीठ मेरी तरफ थी। सुहानी के घर के सामने ही पेड़ होने की वजह से इसकी खिड़की पर धूप नहीं आती थी। मुझे ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, मजा आ रहा था। अचानक वो कबाड़ी वाला घूमा और उसका चेहरा मेरी तरफ हो गया। ओ भैंचोद, ये तो वही जूनियर एनटीआर, वो साउथ के गुंडों जैसा दिखता पार्किंग वाला था जिसने हमारे 50,000 खा लिए थे। जाने मुझे क्या सूझी कि मैं तुरंत नीचे भागा। सुहू, मैं अभी आता हूँ, मेरा फोन ऊपर ही पड़ा है, ध्यान रखियो। क्या हुआ, कुछ बता तो। वो साला पार्किंग वाला मिल गया, इसकी माँ का धनिया पुदीना करता हूँ मैं। अरे मेरा बॉडी बिल्डर, अकेले मत भिड़ जाना। मैं ऐसे किसी वार्निंग को सुनने के मूड में नहीं था जो मुझे डरा सकती हो। मैं जब तक बाहर निकला तब तक वो साला आगे निकल चुका था। हरामी साले चोर, रुक तेरी। मैं उसके पीछे दौड़ा और अपने लंग्स के पंचर होने से पहले ही मैंने उसको पीछे से पकड़ लिया। उसके हाथ में लाउड स्पीकर था। वो मुझे ग्राहक समझकर मेरे मुंह पे चिल्लाया, कबाड़ी वाले, लोहा पेपर रद्दी प्लास्टिक वाले, कबाड़ी वाले। तेरा कबाड़ तेरी गांड में डाल दूंगा भेंचोद। 2 दिन जिम जाते ही मैं खुद को पहलवान समझने लगा। मैंने उसको ऐसा धक्का दिया कि साला अपने ही ठेले में लुढ़क गया। अरे 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 भेंचोद। वो मेरे एक ही हाथ से गिर गया तो मैं और चौड़ा हो गया। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। भोसड़ी के, हमारे 50,000 रुपए खा गया तू। साले एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ वो। ये थी तेरी फुल प्रूफ प्लानिंग। बहन के टोपे, रुक तेरी तो। उसने मेरे दोनों पैरों के बीच में घुटना मारा। मैं बिलबिलाया। इससे पहले कि मैं अपनी बॉल्स कवर करता, उसने मेरे मुंह पर एक टाइट थप्पड़ मारा। मेरा चश्मा कहीं दूर जाके गिरा। मैं जमीन पर गिरा ही था कि साले ने गंदी चप्पल की लात ही लात बजानी शुरू कर दी। ये ले, भोसड़ी के फूले हुए गुब्बारे साले, मुझे धमकी दे रहा है। ये ले, तेरी माँ को चोदू साले, ये ले। नेक्स्ट 30 सेकंड तक उसने मुझे ड्रम की तरह बजाया, फिर अपना ठेला लेकर ऐसे चलता बना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कबाड़ी वाले, लोहा पेपर रद्दी प्लास्टिक वाले, कबाड़ी वाले। वहां 4-5 लोग इकट्ठे हो गए। उनमें से किसी ने भी मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। हाँ, एक भली लड़की ने मेरा चश्मा पकड़ा दिया और चलती बनी।
उसने इतना भी नहीं सोचा कि पहले उठा तो लेते। 2 लड़कों की आवाज मेरे कान में पड़ी। यार जब तक मैं वीडियो बनाता वो पीट के चला भी गया। साला, यहाँ उठना मुश्किल हो रहा है और इनको अफसोस था कि वीडियो नहीं बना पाए। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जल्दी से कैमरा ऑन करियो। सेम स्ट्रीट में सेम टाइम, एक मौका और मिलेगा तुझे लाइव एक्शन रिकॉर्ड करने का। मैं जैसे तैसे उठा तो पता चला चश्मे का एक लेंस गायब था। मुझे एक आंख से पार्किंग वाला साफ दिखाई दे रहा था और दूसरी से धुंधला दिख रहा था। अजीब बसर थी, पर अच्छी बात यह थी कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था। मेरी मम्मी कहती थी कि जो लोग मार पड़ने के बाद गुस्सा निकाल देते हैं वो सही रहते हैं, पर जो गुस्सा नहीं करते वो साले आगे आने वाले मौके की प्लानिंग करने लगते हैं, और प्लानिंग करने वाले हमेशा खतरनाक होते हैं। मैं खतरनाक हो रहा था। फिलहाल मैं लंगड़ाता हुआ उस कबाड़ी वाले के पीछे पीछे जाने लगा। अथर बेचारा दोपहर होते होते जलंधर पहुंचा। उसके दोनों हाथ दर्द से भरे हुए थे। उसे लगा था कि मामू आज भी किसी ठेके पर बाइक रोककर पौवा ले लेंगे, पर वो बिल्कुल सीधे घोड़े की तरह जलंधर की एक दुकान पर पहुंचे और सौदा करने लगे। वो कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी। धूप से आए अथर्व और गुंजन मामा को सबसे पहले दूध वाला रूअफ़ज़ा दिया गया। अथर्व की खोई हुई एनर्जी वापस आ गई। तब उसने देखा कि वो जारी गोट और धागों की होलसेल दुकान थी। दोपहर में वहां कोई ग्राहक नहीं था। बस काउंटर पर लाल पगड़ी बांधे 100 किलो का एक सरदार बैठा था और एक छुआरे जैसा 30 किलो का लड़का सफाई कर रहा था। ओ भट्टी साहब, सत श्री अकाल। मेरा भांजा है अथर्व, दिल्ली तो पढ़ के आया है, कल ही आया है। ऐसा पंजाबी नहीं आंदी है। ओहो, तो सिखा देंगे यार। ओ तेरा भांजा तो बड़ा सोना है भाई, इसनु इत्थे बर्बाद करने क्यों बुला लिया? नहीं जी, बहुत होशियार है, ही संभलेगा फैक्ट्री नु। ओए कंजर, तू शराब छोड़ दे तो खुद ही संभल सकता है सब कुछ। काका की ना है तेरा? अर्थव? नहीं जी, अथर्व। ओ हाँ, वही तकिया मैं। तू अपने मामा दी शराब छुड़ा दे, बस फिर देख तू, तेरी फैक्ट्री डबल हो जानी है। और इसके जैसा कारीगर नहीं मिलता पूरे जलंधर में। थैंक यू जी, थैंक यू। माल आया सी, मैं चेक कर लियो। हाँ हाँ कर लेने हैं, मोनू तो आ जाए, रोटी खाने गई है। अथर सोच रहा था कि उसको एक ग्लास रूअफ़ज़ा और मिल जाए तो कितना अच्छा हो, कि तभी सामने से मोनू आ गई। वही मोनू जो उसे ट्रेन में मिली थी और उससे माचिस मांग रही थी। ले भाई, आ गई कुड़ी। मोनू, इना दा माल चेक कर ले भाई, ते जिन्ना भी वजन होए एक चिट ते लिख के ले आ। हैं? मोनू सर हिलाती दोनों पैकेट उठाने ही लगी थी कि उसकी नजर अथर पर पड़ी। वो मुस्कुराई। अथर तो उसे देखकर ही हैरान हो गया था, पर उसकी ताकत देख अथर की आंखें फट गई। मोनू ने बड़े बड़े 2 प्लास्टिक बैग एक एक हाथ में आराम से उठाए और शॉप के अंदर चली गई। गुंजन मामा धीरे से बोला, और तू भी जा अंदर और वे कोई गड़बड़ ना होए तोलने जा। अथर्व अपनी जगह से हिला भी नहीं। अरे अर्थ, अब बच्चे देख जा तोल कितना होता है। मेरा मतलब है देख तराजू कैसे चल रहा है, जा जा वेख वेख। गुंजन के मन की बात समझते ही भट्टी सरदार ने पूरा समूह बनाया और फॉर्मेलिटी में बोल दिया, हाँ हाँ काके, जा चेक कर ले, कदी कुड़ी तराजू ना तोड़ दे। अथर सर हिलाता हुआ उसी गुफा की ओर चल दिया जहां मोनू गई थी। अंदर घुसते ही लाइट थोड़ी कम थी। मोनू पहला पैकेट तोल चुकी थी, अब दूसरे का वेट चेक कर रही थी। अथर को एकदम अचानक आता देख चौंक गई। रब्बा मेरे, आप अंदर क्यों आए? वो सरदार जी ने तौल चेक करने के लिए भेजा था। वो तो कभी भेज ही नहीं सकते। हाँ, कुछ गड़बड़ है क्या? किसी ने दसना नहीं? अरे नहीं, मैं किसी को नहीं डसूंगा। मेरा सारा जहर दिल्ली में ही निकाल दिया है। दसना नहीं, दसना मतलब बोलना नहीं किसी को, पर भाटी ना तोल में गड़बड़ करवाता है। आज भी इशारे से मुझे क्या कि 5 किलो कम बताइयो। ओ पैंचोद, तो मेरा मामा मतलब गुंजन जी कुछ कहते नहीं है? कहे कैसे, इधर बाबा जी की फोटोआं लगी है ना, तो गंजे नु, मेरा मतलब आपके मामे नु इधर आने नहीं देते। और वैसे भी गंजे को बस अपने पौवे के पैसों से मतलब है। अभी एक्चुअल वेट कितना है? 42 किलो। मेरा मतलब
42 kg, पर मैं 70 लिखूंगी। ना तुम 47 लिखो, ये दोबारा थोड़ी चेक होगा, या होगा। मोनू ने बड़ी स्टाइल से अपनी एक उंगली ठुड्डी पर रखी और दूसरा हाथ कमर पर रखा और ड्रामेटिक मुंह बनाकर बोली, नहीं भाटी साहब नू मेरे ते भरोसा है, पर मैं एक्स्ट्रा क्यों लिखूं? मुझे क्या मिलेगा? अथर ने अपने बाल सेट किए, उसके पास गया, उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और आवाज में जादू घोलकर बोला, बहुत कुछ, अभी इससे ही काम चला। अथर खिलाड़ी ने उसके होंठों पर छट से किस कर लिया। तभी दुकान के बाहर से आवाज आई, ओए पूरी दुकान दा वजन करने लग गए क्या? ओ कितना टाइम लगूगा? मोनू नर्वस होकर मुस्कुरा दी।